नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। जाट आंदोलन के 10 दिन बीत चुके हैं और 10वें दिन सरकार की ओर से आंदोलन को लेकर पहला बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार ने आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे लोगों की मांगों और समस्याओं पर विचार के बाद समाधान निकालने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का गठन मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुआ है। 5 सदस्यों वाली इस कमेटी के पास आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति विचार या सुझाव लेकर पहुंच सकता है। सरकार ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर हर मुमकिन कोशिश होगी। उधर दूसरी तरफ इनेलो का लगातार सरकार पर वार है। अभय चौटाला ने कहा कि मामले को लटकाने की बजाय मुख्यमंत्री सामने आकर बातचीत करें। बीजेपी के लिए समय उत्तर प्रदेश का जाट समाज भी खास है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी के जाटों को समझाया जा रहा है। दिल्ली में शाम करीब 7 बजे केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के आवास पर 400 के करीब जाट नेता पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बातचीत की। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला और कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद दिखे। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि सरकार ने जो कोशिश की है वो सफल हो पाएगी। सवाल यह कि जो जाट संगठन है वो बातचीत के लिए आखिर शर्त क्यों रख रहे हैं। इस बीच एक अहम सवाल यह कि जाट संगठनों की गुटबाजी के बीच आखिर सरकार किससे बातचीत करेगी। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे आज की बड़ी बहस। तो जल्दी से प्राइम टाइम की इस बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। क्या कामयाब होगी जाटों से बातचीत की सरकार की कोशिश? बातचीत के लिए क्यों शर्त रख रहे हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति? यह भी सवाल उठ रहा है कि शर्त क्यों रखी जा रही है। तीसरे बड़े और अहम सवाल की अगर बात करें तो तीसरा बड़ा और अहम सवाल यह कि जाटों की गुटबाजी के बीच आखिर किससे बात करेगी सरकार। ये भी आज के इस बड़ी बहस का बड़ा सवाल है। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार की ओर से जिस कमेटी का गठन किया गया उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। मुख्य सचिव डीएस ढेसी इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा गृह सचिव रामनिवास इसके सदस्य होंगे। 5 सदस्यीय ये कमेटी बनी है। प्रधान सचिव उद्योग देवेंद्र सिंह भी इसमें है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील भी इस कमेटी के सदस्य हैं और सचिव सामान्य प्रशासन विजेंद्र सिंह भी इस कमेटी के सदस्य हैं। ये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है डीएस ढेसी की अध्यक्षता में। जैसे ही सरकार की ओर से कमेटी का गठन हुआ, इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक से फोन पर बात की। कमेटी के गठन पर यशपाल मलिक ने क्या कहा, सुनिए। जब तक हरियाणा में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग बात नहीं करेंगे। पहले जहां धरनों की परमिशन गड़बड़ी कर रखी, जो गांवों में पुलिस भेजी जा रही, जब तक वो रास्ता बंद नहीं करेंगे धमकाने का डराने का, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। आपसे इतना जानना है कि अगर बातचीत का रास्ता खुलता है तो ये भी तो एक लोकतंत्र का हिस्सा ही है। बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन हरियाणा में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर दी। कैथल के धरने को 10वें दिन है, आज तक परमिशन नहीं दी। पानीपत में जबरदस्ती गांव के भीतर परमिशन दे रखी थी, वो बदल के और दोबारा धरना करवा दिया। आज पूरे हरियाणा के लोग एकजुट है, 36 बिरादरी के लोग एकजुट है। जिस दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल कर देंगे 15 मिनट के अंदर अंदर बातचीत कर लेंगे, नहीं तो बातचीत नहीं होगी। जाट संगठनों की नाराजगी सरकार को अच्छे से मालूम है और सरकार की ओर से इस आंदोलन को खत्म करने की पहल भी हो चुकी है। जाटों के साथ मान मुनव्वल का दौर जारी है। रामनिवास शर्मा ने क्या कुछ कहा, रामविलास शर्मा ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या निपटना तो दूसरों से होता है। जाट हमारा सबसे बड़ा कुंबा है और मैंने तो उनको निमंत्रण दिया है कि क्यों सड़कों पर बैठे हो, तुम आओ न सूरजकुंड मेला में दिखाऊं, दंगल पिक्चर दिखाऊं, हरियाणा के छोरे छोरियां ने जो धमाल किया है उनका देखो सब। क्या वही सरकार रास्ते को आसान बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन विरोधी सरकार पर हमलावर है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि सरकार मामले को लटका रही है और मामले के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री को बजाय 5 मेंबर्स की कमेटी के गठन को लेकर के कहीं ना कहीं इस इशू को फिर लटकाने का एक प्रयास है। अगर मुख्यमंत्री ने बात करनी है तो संयम को इन नेताओं को बुलाना चाहिए
और बैठ करके उनसे बातचीत करनी चाहिए। पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। आपको यह भी दिखा दें कि इस वक्त जो धरना चल रहा है, आज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जींद, भिवानी, कैथल, महम, रोहतक और झज्जर की तस्वीरें, जहां पर जाट आंदोलनकारी धरने पर बैठे हैं। इस तरह के धरने पूरे प्रदेश में चल रहे हैं इस वक्त, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की। तो अब जल्दी से आपको आज की बड़ी बहस के तमाम मेहमानों से रूबरू करवा दे। हमारे साथ रण सिंह मान साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता। इसके अलावा जवाहर यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ निशा चौधरी, जाट नेता है, हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं। सुभाष शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। निशा जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और बातचीत के लिए कहा कि हां, अब बातचीत का रास्ता एक तरह से खोला गया, तो क्या आप लोग बातचीत के टेबल पर जाने के लिए तैयार हैं? रोहित जी, हम टेबल पे जब जाने को तैयार है जब सरकार की मंशा साफ हो। ऐसे ही इन्होंने, हरियाणा सरकार ने भी पहले ऐसे ही गठन किया था, उन्होंने भी बुलाए थे। 1 साल पहले जो हमने धरने दिए थे, हमने इतने शांतिपूर्ण धरने दिए और उसमें जो हमारी मांगे थी इन्होंने मान ली, लेकिन लागू एक को भी नहीं किया। अब जो दोबारा धरने की बात आई है, 29 तारीख से धरने हमारे चल रहे हैं। 10 दिन से आप जाकर के देखिए, किसी भी नेशनल चैनल पे क्यों नहीं दिखाई जा रही है वो भीड़। वहां जाके बैठ के देखिए, आपका सीना छिल जाएगा। माताएं, बहनें, इतनी उम्र की 70-80 साल के बुजुर्ग उस धरने में बैठे हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चे उस धरने पे बैठे हैं। क्या सरकार इतनी गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लूली हो गई है जिसको अपने प्रदेश की जनता का ये दर्द समझ में नहीं आता? क्या देखना चाहते हैं? क्या ये दोबारा से वही मंजर मचाना चाहते हैं? अब की बार अगर मंजर होगा तो सरकार उसकी जिम्मेदार होगी, हम लोग नहीं, क्योंकि हम बहुत शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से हमारे साथ बातचीत करना ही नहीं चाहती। नहीं, लेकिन अब 5 सदस्यीय कमेटी बना दी। अब 5 सदस्य की कमेटी को अगर उन्होंने बुलाया है तो किस बात के लिए बुलाया? वहां तो जाके देखिए, लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने की है, मुझे नहीं मालूम केंद्र की सरकार ने क्या कर रखा है, लेकिन एक बात केंद्र की सरकार को जरूर कहूंगी, जवाहर यादव साहब जवाब दीजिए। कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाहर यादव साहब से जवाब लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता, इनसे जवाब लेते हैं। जवाहर यादव साहब जवाब दीजिए। इनका प्रश्न और उत्तर अपने आप में ही मुझे लगा विवादास्पद है। इन्होंने कहा कि अब की बार की जो जिम्मेवारी होगी वो हरियाणा सरकार की होगी अगर कुछ गड़बड़ हुई, यानी कि पिछली बार की जिम्मेवारी तो आपने ले ली, इस बार की हरियाणा सरकार की होगी, तो पिछली बार की जिम्मेवारी आपकी थी। पिछली बार भी, अब की बार भी। वो तो मैं अपनी बात पूरी करूं जी, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। माफी कीजिएगा, आप सुनिए, लगने नहीं दूंगी बीच में सुन लीजिए। माफी सुन लीजिए, समझ जाऊंगा। माफ कीजिएगा, आप बताइए। फिर आप बोल लीजिए, अगर आप सुनने ही नहीं देंगे नहीं, और आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रही हैं और कहती हैं मैं बोलने नहीं दूंगी। बैठी हुई है आपने, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रही हो, कह रही मैं बोलने नहीं दूंगी। 36 बरादरी में 35 का अरे नारा आप ये कह रही मैं बोलने नहीं दूंगी, ये शब्द है क्या? हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र के शब्द है क्या कि मैं बोलने नहीं दूंगी? हिंदू मुस्लिम का आपने धर्म की राजनीति करने की कोशिश करी। हरियाणा ये लोकतंत्र के शब्द है क्या कि मैं बोलने नहीं दूंगी? ठीक है निशा जी, अब सुन लेते हैं। निशा सुन लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बातें की जा रही थी कि लोकतंत्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। पिछली बार भी सिर्फ आपने, और देखिए इनकी आवाज सुनिए, हरियाणा प्रदेश में अगर ये बोलने नहीं देंगे तो डिबेट कैसे होगी? और अब फिर सरकार है। ठीक है निशा चौधरी, एक बार पहले अपना ज्ञान दे लीजिए, पहले आप दे लीजिए। पिछले 10 दिन से कोई बात उन्होंने, आप देख के आए हैं पहले धरनों पे जाके, तो देखिए कैसे कितनी उम्र के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे बैठे हुए हैं। शर्म कीजिए, आप जाकर के निशा चौधरी जी, देखिए। अब मैं आपको रोकूं। जवाहर यादव साहब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। अब मैं ये चाहूंगा निशा जी से कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का जरा आदर करें और मुझे बोलने देंगे। बिल्कुल करेंगे जी। इन्होंने कहा कि आप इन धरनों पे जाना चाहिए, धरनों पे जिनकी ड्यूटी है वो लगातार जा रहे हैं, हमारे जो अधिकारी है वो बात कर रहे हैं। इन धरनों के बीच ही सीएम साहब से जाट प्रतिनिधि मंडल सीएम आवास में आकर मिलके गया है, उनसे मुख्यमंत्री जी ने भी बात की है, जो कि अभय चौटाला जी भी कह रहे थे कि सीएम साहब को बात करनी चाहिए, तो बीच में भी बात हुई है। उसके बाद लगातार बात हो सके, अगर इसके लिए कमेटी का गठन हुआ तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। इसमें कहां का विवाद शुरू हो गया? कोई अमानवीय या कोई अलोकतांत्रिक कोई निर्णय तो लिया नहीं गया है जिसके कारण निशा जी को इतना गुस्सा आ रहा है। ठीक है निशा जी, सब लोगों से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जी प्रवीण अत्रे साहब, क्या कहना है आपका? 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है सरकार की तरफ से। रोहित, देखिए रोहित, आज मुझे एक हिंदी फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
मुझे बहुत याद आ रहा है जिस तरह से सरकार की तरफ से कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले केंद्र सरकार ने भी वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। रोहित, लगभग 1 साल हो गया है, एक मीटिंग नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। और रही बात कमेटी बनाने की, बड़ी हैरानी होती है साहब, आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं वो सरकार का किया हुआ वायदा है। मुख्यमंत्री जी उस वायदे को जानते हैं, मांगों के बारे में पता है, तो कमेटी किस लिए? मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, आपका खुद का किया वायदा है, वायदे को पूरा कर दीजिए, तो कमेटी की जरूरत कहां पे है? कहीं ना कहीं एक छलावा, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की मंशा है किस तरह से लिंगर ऑन किया जाए, मामले को लटकाया जाए। मामले को खींचने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, आईएनएलडी की राय है। रण सिंह मान साहब के पास, आपको रोक रहा हूं अत्रे साहब। रण सिंह मान साहब, आपकी प्रतिक्रिया। अत्रे साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। देखिए रोहित जी, ये जो तीसरी बार ऐसा मौका आया कि जाट समुदाय के लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। इससे पहले पिछले साल 2016 में सांपला में धरना लगा, उसके बाद में एक अत्रे जी कह रहे थे वही बात हुई कि बहुत तुरता फुर्ती वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और 23 फरवरी 2016 को एक ही दिन में 3 बार उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद में उस दोबारा धरना पड़ा क्योंकि उससे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। और एक तरफ जो प्रशासन की जाति हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिद और जाति के खिलाफ लोगों को जसिया में और कई जगह पर धरना लगाना पड़ा। तो उसके बाद में एक वेंकैया नायडू कमेटी की असिस्टेंस के लिए ऑफिसर्स की एक सब कमेटी बनी, लेकिन आज तक किसी भी आदमी ने ये स्पष्ट नहीं किया, न सरकार ने किया, न भाजपा संगठन ने किया और न हरियाणा के लोगों को, जहां आंदोलन का एक तरह से सेंटर है, उनको ये बताया गया कि वो वेंकैया नायडू कमेटी का आज की तारीख में स्टेटस क्या है, उसने कितना काम किया, कितनी बात आगे बढ़ सकती है या कब शुरू होगी, ये किसी को नहीं स्पष्ट बताया जा रहा। अब जो धरना शुरू हुआ है, ये वो मतलब ये नहीं है कोई चाव में बैठ रहा है, उसके पीछे कारण है क्योंकि सरकार ने जो अगली बार जो वार्ता में, इस बार भी बीच में, इस समय के बीच में, दूसरे और तीसरे चरण के बीच में जिस किसी भी संगठन से हुई, चाहे वो सरकार ने अपने ढंग से बुलाए या प्रतिनिधिमंडल मिले, उनसे जो भी बात हुई, सरकार को ये स्पष्ट करने में क्या दिक्कत है कि जो प्रतिनिधिमंडल मिले उनमें से ये बातें निकल के आई, इतनी हम मान सकते हैं, इतनी हम नहीं मान सकते। तो जो पूरी सिचुएशन है उसको स्पष्ट करने में सरकार नाकाम रही और इसलिए मजबूरन ये धरना शुरू हुआ है। सरकार को इतनी मुस्तैदी से तो काम करने की जरूरत है क्योंकि आंदोलन की विविधता जो पिछली बार देखी तो उसकी वो पता नहीं सरकार के जहन में क्यों नहीं आई। दूसरी, आश्वासन के ऊपर नहीं है कोई भी आंदोलन, कोरे आश्वासन पे आप किसी से अपील करते रहो, दरवाजे खुले हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। इम्पैक्ट ये जाएगा कि आप जितनी बात करो उसके फैसलों पर अमल करो, क्या उसमें दिक्कत है तो स्पष्ट तौर पर बताओ। तो बेहतर ये है आपका कहना है कि सरकार को यह बताना चाहिए कमेटियों ने क्या किया और इस कमेटी का क्या औचित्य है, ये भी आप सवाल उठा रहे हैं। यहां पर सुभाष शर्मा साहब बैठे, वरिष्ठ पत्रकार। सुभाष जी, आपकी प्रतिक्रिया। मैं कहना चाहता हूं जी, देखिए कि यशपाल मलिक जी ने जो ये कहा है कि लोकतंत्र की व्यवस्था जब तक कायम नहीं होगी तब तक हम बात नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हरियाणा में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल है। और उसी का ये कारण है कि ये हर जगह पर धरने प्रदर्शन स्मूथली किए जा रहे हैं। ठीक है, सरकार का ये दायित्व बनता है, सभी लोगों की रक्षा करनी है उसने, तो इसके लिए तो उन्होंने कहा है कि आप कोई दंगा फसाद नहीं करोगे, कोई इस तरह से रोड नहीं रोकोगे, कोई पिछले जैसा कोई अनुभव दोबारा ना हो। इसलिए पहली बार नेताओं के बजाय अफसरों को सुलह की कमान सौंपी गई है। ये एक नया प्रयोग किया गया हरियाणा में। नहीं तो आगे क्या है कि हर बार जब भी कमेटियां बनती हैं उसमें ज्यादातर आपको मंत्री मिलेंगे, नेता मिलेंगे या किसी ना किसी पार्टी का या सत्ता पक्ष के ही नेता बैठे होंगे। पहली बार
एक काबिल अफसरों की एक टीम को लगाया गया है कि आप बात करके देखिए। इसमें मैं समझता हूं कि किसी भी जो जाट आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको कोई इसमें प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए और सरकार से जाकर बात करनी चाहिए, इस कमेटी से जाकर बात करनी चाहिए और सुलह का रास्ता जरूर निकलेगा अगर आप ईमानदारी से और सच्चे मन से बात करेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि जी पहले जो खाप पंचायत थे वो नकली नेता थे, ऐसे भी बयान आ रहे हैं, हम असली हैं, तो सरकार के लिए बड़ी दुविधा है कि असली कौन नकली कौन। और अब तो ये हो गया है कि आप देखिए कि बहुत सारी पार्टियां, इनेलो जिसने सत्ता में बहुत टाइम रही तब बात नहीं हुई, अब आई कि आइए जी आप इनका जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे। बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण अगर उनका हक बनता है तो, पर इसकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, इससे हरियाणा का माहौल खराब होगा, प्रदेश का माहौल खराब। मैं आपके पास आऊंगा निशा चौधरी जी, लेकिन उससे पहले जवाहर यादव जी से एक सवाल। जवाहर यादव साहब, आईएनएलडी और कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे, उन्होंने दोनों ने एक बात कही कि साहब आप मामले को बढ़ाने के लिए आपने कमेटी का गठन किया। ये आरोप सीधा तौर पर दोनों दलों का आप पर है कि कमेटी बना दी ताकि और इसको और खींचा जा सके। और मान साहब का सवाल ये वाजिब है कि वेंकैया नायडू वाली जो कमेटी थी उस कमेटी में क्या हुआ, साहब यही बता दीजिए जनता को। रोहित जी मैं दोनों तीनों का अपने सबका उत्तर दूंगा। एक तो जो कांग्रेस का जो चेहरा है, यहां विषय यह है कि अभी जो लोग बैठे हैं वो मुकदमे को लेकर बैठे हैं। 2200 एफआईआर थी, 1300 एफआईआर का निपटान हो गया। जो लोग बंद है जेल में वो लोग हैं, या तो उन्होंने अपनी जमानत की अर्जी नहीं दी, या जिन्होंने जमानत की अर्जी दी उन्होंने मचुला नहीं भरा, या जमानत लेने से मना कर दिया। उसमें 21 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं कि लूटपाट के, घर जलाने के, मारने के, उस पर सीबीआई अपनी जांच कर रही है। आज साधारणतः केवल 11 लोग ऐसे हैं जिनका निर्णय होना है। यह तो एक चेहरा है जो कि हम कह सकते हैं कि जो जेलों में बंद है, परंतु जेलों में बंद जो लोग हैं उनकी माफी की मांग कौन कर रहा है? कांग्रेस उनकी माफी की मांग कर रही है। हुड्डा साहब के समय में यह 2 बार आंदोलन हुआ, उन लोगों के ऊपर आज भी मुकदमे जारी है और मुकदमे ही जारी नहीं है। हुड्डा साहब की फाइल वो आज भी चल रही है जिस पर हुड्डा साहब के प्रशासन के ये आदेश है कि इन लोगों ने भी जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है वो भी इनसे वसूली जाए। ये तो कांग्रेस का चेहरा है। अब मैं अपने आईएनएलडी का चेहरा दिखा देता हूं। जब कंडेला कांड हुआ लोग ये कह रहे थे कि हमारे बिजली के बिल माफी की जाए, और जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा गया था, अनेकों लोगों को पर गोली चलाकर मारा गया, उनके केस पिछले साल खत्म हुए 14 साल बाद, और ये कहते हैं कि अपराधियों को छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बड़ा स्पष्ट करा है, कोई भी निर्दोष व्यक्ति जिसके ऊपर अगर कहीं गलत धारा लगी है, प्रत्येक के साथ सहानुभूति है, प्रत्येक के मुकदमे समाप्त होंगे। परंतु जाट नेता भी ये कहते हैं कि हमारे आंदोलन में जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने लूटपाट की, वो उपद्रवी लोग थे, वो जाट नहीं थे। यानी कि वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं जो उपद्रवी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। ठीक है, और ठीक है, जवाहर यादव साहब, जाट हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उपद्रवी के साथ कैसे खड़ी हो सकती है? जी अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। जी प्रवीण अत्रे। जी रोहित, देखिए पहली बात तो जवाहर जी ने जिक्र किया कंडेला कांड का। मैं थोड़ा सा जवाहर जी का ज्ञान बढ़ा दूं इस पे। पहली बात तो ये है, जवाहर जी जब भी अक्सर चर्चा में बैठते हैं जवाहर जी को कंडेला कांड की बड़ी याद आती है। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु जो है उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने लोगों को भड़काया था। चलिए मैं उस पर नहीं जाता। जवाहर जी जिक्र करते हैं कंडेला कांड की, 3 लोगों की को जान से हाथ धोना पड़ा था और उनको कंपनसेट विद इन 20 डेज किया गया था। रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। अब बात आ जाती है जो जवाहर जी जिक्र कर रहे हैं। साहब जब लास्ट ईयर जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे फैब के अंदर दिल्ली में, राजनाथ सिंह जी ने, अरे जवाहर जी सुन लीजिए, अब दिल्ली में इनके जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि जो मांगे थी, जो मृतक हैं उनको सरकारी नौकरी देना, मुकदमे वापिस लेना, ये उन्होंने ब्रीफ किया बाकायदा। मांगे मान ली गई हैं। साहब जब आप उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वायदा करते हो कि मांगे मान ली गई हैं, तो आज उनको पूरा करने की जगह आप बार बार पेच निकालते हो, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। एक और चीज कहूंगा रोहित,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गाहे बगाहे जो जिक्र करते हैं, मुझे एक बात समझ में आती है, जब भी हम इनकी मंशा को प्रदेश की जनता के सामने रखते हैं, इनको तकलीफ होती है और हमारा काम है कि हम सरकार की कुत्सित मानसिकता और झूठी सोच को प्रदेश की जनता के सामने रखें। अत्रे साहब आपको रोकूंगा, जवाहर यादव जी, जॉर्ज संक्षेप में, फिर निशान आपके पास आ रहा हूं। मुकदमे वापस हुए, मुआवजा तो सरकार ने भी दे दिया। अरे सरकार तो उनको नौकरी देकर रही है साहब, वो यही तो मांग लेके बैठे हुए हैं, पिछले साल इसी मांग के लिए वो बैठे हुए हैं और आप फिर बार बार झूठा वादा करते हो, फिर भी झूठ बोलते हो। बोल लीजिए, उसका इनोसेंट लोगों को मारा और उनके मुकदमे पिछले वर्ष खत्म हुए हैं। और ये कैप्टन अभिमन्यु क्या बोल रहे थे? गलत है वो क्या? आपके वित्त मंत्री हैं, चलिए या तो आप बड़े हैं या कैप्टन अभिमन्यु बड़े हैं। बोल दीजिए, इनका बयान झूठा था। बोलिए कैप्टन अभिमन्यु झूठ बोल रहे थे, बोलिए आप यहाँ पे। आप बोल लीजिए पहले। अब मैं 10 सेकंड में अपनी बात कहना चाहता हूं। कंडेला कांड के ऊपर जो इनोसेंट लोग मारे गए उन पे मुकदमे थे, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, मेरे मित्र बताए वो कब वापिस लिए गए। मुझे फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। साल सब लोग दोष मुक्त हुए हैं। ऐसा है रोहित, इनोसेंट मैं दोबारा से बात करूंगा। अभी का आंदोलन की बात करें, निशा चौधरी के पास आऊंगा मैं। जवाहर जी आपको रोक रहा हूं, ग्रसित है। अत्रे साहब आपको भी रोको जी। निशा चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। और ये बात ये जानते हैं, जाट नेताओं को बुला करके सरकार ने बात की। पहले मुझे ये बता दें कि ये जाटों को फाड़ने की कोशिश जो की जा रही है वो इसी बात से साबित होती है कि जो आंदोलन आज किया जा रहा है, आज जो धरने पे लोग बैठे हैं, चौधरी यशपाल मलिक जी ने अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं। अगर वो लोग बैठे तो वो चौधरी यशपाल मलिक जी को ना बुलाएं, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन 19 जिलों में जवाहर यादव साहब सुनिए, प्रवीण अत्रे साहब आपको भी रोक रहा हूं। ऐलान कर दिया चौधरी यशपाल मलिक जी ने। मानते हैं क्या? सुन लीजिए जवाहर जी, सुन लीजिए आप पहले, सुन लीजिए आप पहले सुनिए, आप बोलते जा रहे हैं, आपके साथ सुन रहे थे, अभी आप सुन लीजिए। आपने कहा कि जाट एक मिनट निशा जी, क्या किसानों जवाहर यादव साहब एक एक करके सुन लेते, औरों की बात भी सुन लीजिए एक साहब। बार सुन लीजिए, क्योंकि बोलिए बोलिए निशा जी। इन्होंने जिन नेताओं को बुलाया रोहित जी, वो इनके सरकारी लोग थे, तो ये उनसे फायदा लेकर के, उनको फायदा दे करके उनसे जो मर्जी मीडिया के थ्रू बुलवा देते हैं। लेकिन चौधरी यशपाल मलिक जी ने धरने के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये संदेश दे दिया कि आप जा करके, उन्होंने कहा दरवाजे खुले हैं, सरकार ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं। चौधरी यशपाल मलिक जी ने तो ये कहा आपके तो दरवाजे खुले हैं, यहाँ तो मेरी जनता, इस हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता रोड पर है, आप आकर के वहां अपनी मांगों का ऐलान कर दीजिए, उनको लागू कर दीजिए, उनको तरीके से मानना नहीं, सिर्फ हम उस झूठे वादों पे विश्वास नहीं करेंगे। आपने नौकरी का वादा भी 4 दिन पहले आपने इतनी बड़ी गद्दारी की, आपने 5 नौकरियां दे दी। मालूम है वो कौन सी नौकरियां थी? ठेकेदारी की नौकरियां दी आपने, वो नौकरियां दी जो आप 10 दिन बाद हटा देंगे। क्या ये वादा पूरा करते हैं? दूसरी चीज, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि लोकतंत्र कैसे बहाल, आप जाकर के पूछेगा रोहित जी, एक एक मां से, बहन से, बेटी से, वहां रास्ते में उनको रोका जा रहा है। सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा किस तरीके की धमकी मालूम है दी जा रही है? गांव-गांव जाकर के स्पीकर चला करके ये धमकी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा कि अगर कोई बुजुर्ग जाते हैं आंदोलन में तो उनकी पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई युवा जाते हैं इस आंदोलन में, चौधरी यशपाल मलिक जी के अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जो धरने पर बैठे हैं, उन युवाओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दिया जाएगा। यदि कोई वहां पर अपनी जमीन देता है इनको, तो उसकी जमीन कुड़क कर ली जाएगी। आज नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र की व्यवस्था है? क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? क्या किसी को अपनी मांगे रखने का अधिकार नहीं है? ऐसा सरकार नहीं कर सकती। बताइए जवाहर यादव साहब, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल अधिकारियों से बात करनी चाहिए आपको। नहीं, एक तो जो ऐसी स्थिति है, आपका चैनल तो इतना जागरूक चैनल है, चप्पे चप्पे पे आपके रिपोर्टर है। आज तक किसी रिपोर्टर की फील्ड से ये रिपोर्ट आई है क्या कि सरकार ने ऐसा पक्ष किया? दूसरा, अभी निशा जी ने कहा कि यशपाल गुट को, यानी कि ये भी जाटों को गुटों में बांटना चाहती है। मैं ये कहता हूं कि जाटों को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो जाटों का प्रतिनिधित्व करे, किसी गुट का प्रतिनिधित्व ना करे। और ये दुर्भाग्य है, आज ये दुर्भाग्य है कि हरियाणा में अगर कुछ लोग जाटों को बांटना चाहते हैं गुटों में, तो यशपाल मलिक की राजनीति हरियाणा के जाटों को नहीं चाहिए। गुट का शब्द यशपाल मलिक की बांटने की नीति हरियाणा के जाटों को नहीं चाहिए। आप उसको ये आप कर रहे हैं। आपने कहा कि यशपाल गुट मालिक के,
मैंने कब कहा आपने कहा, ये मैंने आपके कहा शब्द है कि निशा चौधरी जी। यशपाल मलिक जी निशा ने जी, ये आपके अखिल शब्द भारत- है। मैंने एक बात अरे कही, ये आपके शब्द है, मुझे मत डांटिए सुनिए आप, मेरी प्लीज। बात। मैंने कहा कि ये अखिल आपके भारतीय शब्द है। जिसने और धरने मैं कह रहा हूं, दिए, ये जो आपकी जिसने मानसिकता आंदोलन है, किया, आप उसी को जवाब ये जो देंगे ना, मानसिकता या है अपने कि चार आप सरकारी चाहते लोगों हैं को कि बुला जाट करके आपस देंगे, में वो आपके एक खरीदे हुए दूसरे लोग के हैं, खिलाफ खड़े वो हो जाए, आपके खरीदे हुए इससे लोग हैं। किसी का भला नहीं होने वाला। ठीक है निशा जी, निशा जी आपको रोक रहा हूं, जवाहर जी आपको भी रोक रहा हूं, ब्रेक के लिए जाना है, उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया रण सिंह मान साहब से लेते हैं। मान साहब, पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ, एक बार फिर से वही एक बार एक तरफ धरने हो रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक है बातचीत के लिए कमेटी का गठन किया गया, आपका कहना इसे खींचने के लिए कोई कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर लॉजिकल एंड तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका कोई तरीका, इसकी कोई वजह आपको नजर आती है? मांगे मान लीजिए उनको मान साहब, देखिए लॉजिकल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि इस मुद्दे के दोनों पक्ष को समझने की जरूरत है कि ये स्थिति आई क्यों। वो ये है कि शुरुआत जो है वो जाट समुदाय के ओबीसी में आरक्षण को लेकर के है। मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन वो एक मसला है, हम बताया तो जाए ना कि वेंकैया नायडू कमेटी ने इतनी देर क्यों लगाई। ये तो कोर्ट में तो बहुत टाइम था उसके बीच में। अब दूसरी बात देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप ये जो दूसरी बातें आई वो तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे सरकार ऐसे बिहेव कर रही है कि एक बच्चे को उसने गुड़ मांग लिया तो उसको ऊपर टांड पे बैठा दिया कि वो भूल जाए और ये मांग करने लगे कि मेरे को नीचे उतार दो। तो ये चीजें जो उस आंदोलन की उपज हैं और उसके बाद में बच्चे हैं जिनके ऊपर वो तो सरकार ने अपने तौर पे ये तय किया कि किसका क्या फॉल्ट है और एक्टिव रहे लोग। जिन लोगों की हालांकि वीडियो भी क्लिपिंग है उनको कुछ नहीं कहा, जिनका कोई कसूर नहीं था उन पे मुकदमे भी जड़े गए हैं। ऐसे भी केसेज हैं जिनने कोई उत्तेजनात्मक भड़काने की बात नहीं की, उन पर देशद्रोह के केस तक दर्ज हो गए। और जो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग थे उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके आधार पर निर्दोष बच्चों को भी पकड़ लिया गया और इन मुकदमे में उलझा दिया गया। तो ये सरकार स्पष्ट क्यों नहीं करती कि इतने लोग हैं उनमें ठीक है मान साहब मैं आपको रोकूंगा। रण सिंह मान साहब कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, प्रवीण अत्रे एनएलडी के नेता प्रवक्ता, और इसके अलावा जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और निशात चौधरी जाट नेता हमारे साथ यहां पर मौजूद है स्टूडियो में। ब्रेक से पहले हम चर्चा करते हैं, सुभाष जी आपके पास आऊंगा। सुभाष जी, जो बड़ी बात है कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि साहब बिल्कुल सरकार ने बातचीत की कोशिश की, कमेटी बनाई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो जिसे कहा जाए विश्वास बहाली, यही वो वजह है कि अभी तक जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति है उसकी तरफ से ये बयान आता है कि पहले आप सब लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक कीजिए, जहां पर धरने नहीं देने की परमिशन नहीं दी जा रही, या जो दिक्कतें निशा जी बता रही हैं कि उनको दूर किया जाए, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है बातचीत के टेबल पे पहुंचने का, जो जिसे कहा जाए कि विश्वास बहाली। देखिए जी, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है सरकार के हाथ पांव तो फूल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यूपी में चुनाव हैं, वो चीज़ें भी देखनी हैं। पर मैं साथ साथ जाट नेताओं को भी कहूँगा, यशपाल मलिक जी से भी कहूँगा कि उन्हें भी संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान से ऊपर तो शायद इस देश का कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है। और रही बात यह कि जो वो कहते हैं कि जो ओपनली आइए, आप वहां धरना स्थल पर आइए, इससे बढ़िया है कि अगर किसी एक ऐसे कॉमन जगह बैठा जाए, वीडियोग्राफी करवा लें वहां की बातचीत की, कि इनको अगर ये लगता है कि सरकार जो है हमारा बयान या हमारा पक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी, तो बढ़िया है कि आप वीडियोग्राफी करवा लो। पर बात दूसरी तरफ मैं इन सभी जाट नेताओं को और जाट बिरादरी के भाइयों को अनुरोध करूंगा कि ये हरियाणा का भाईचारा मत बिगाड़े, प्यार से और कोई रास्ता ऐसा निकालें, क्योंकि पिछली बार जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात एक मैं खास कहना चाहता हूं, देखिए कि 1996 से लेकर 2014 तक इस प्रदेश में जाट मुख्यमंत्री ही रहे हैं लगातार 16 साल। बाकी बिरादरी ने तब भी कोऑपरेट किया था। अब अगर वो सत्ता में इस वक्त नहीं है तो उन्हें प्यार से अपने आंदोलन को चलाना चाहिए, हिंसक नहीं करना चाहिए, और इसका रास्ता लोकतांत्रिक तरीके से निकालना। ठीक है, निशा चौधरी जी ये बताइए कि बातचीत करने के लिए जो कमेटी बनाई है, आप लोग साफ आप लोग उस कमेटी से बातचीत
करने के लिए तैयार हैं? क्या दिक्कत है? रोहित जी, हम उस कमेटी का स्वागत करते हैं जो कमेटी बनाई है, लेकिन हमसे बातचीत से ज्यादा जरूरी है कि जो पिछली मांगे हैं हमारी, पिछले जो वादे सरकार ने किए थे उसमें से एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। ये हर बार हमारे साथ गद्दारी करते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं, आप पब्लिक के सामने मान लेते हैं। प्रैक्टिकल में अभी मैं 4 दिन पहले की आपको बता रही हूँ कि धोखेबाजी, नौकरी देने की बात करी, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी दे दी। अब इन्होंने जो कमेटी बनाई है, हो सकता है ये अपने इलेक्शनों के चक्कर में कमेटी बना दी, 11-15 तारीख तक निकाल दो, कैसे न कैसे इनको बेवकूफ बना दो और फिर बाद में वही हाल हो जाएगा। कितनी बारी धरनों पे लोग, अब की बार जब तक नहीं उठेंगे रोहित जी, जब तक इस हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा, 36 बिरादरी के साथ न्याय का सवाल है, ये सिर्फ जाटों के साथ नहीं, पूरी 36 बिरादरी के लोग धरनों पर बैठे हुए हैं, पूरी 36 बिरादरी के न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और 36 बिरादरी के साथ न्याय जब होगा जब सरकार उसको प्रैक्टिकल में करेगी, ऐसे सिर्फ बातों में और शब्दों में अखबारों में छाप के हमें नहीं चाहिए अब की बार। तो सुभाष जी, आपने सुना निशा चौधरी को, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि साहब जो बातें होती हैं या जो ब्यूरोक्रेसी जो बातें करती है वो उस पर भरोसा कायम नहीं हो रहा, शायद ये बड़ी वजह है। देखिए, भरोसे के लिए तो सरकार को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को भी ईमानदारी से ही कदम उठाने पड़ेंगे अगर इस समस्या का समाधान करना है। तो ये नहीं है कि जैसे अभी निशा जी ने कहा कि वो नौकरियों की बात हुई और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली नौकरियां दे दी। अगर आप दे रहे हो नौकरी तो क्लियर कहिए उन्हें कि ठीक है जी, हम आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं जी। तो या तो तभी इसको क्लियर करना चाहिए था। आज वो मुद्दा बन गया, इसी प्रकार के 6 मुद्दे और बन गए। वो मुद्दे अगर सरकार थोड़ा सा अपना रुख स्पष्ट रखे तो ये मुद्दे नहीं बनेंगे। पर इससे पहले जरूरी है कि जाट नेताओं को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हरियाणा का भाईचारा ना बिगड़े, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार सोशल मीडिया, अभी जो मुझे सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने इंटरनेट पर भी कुछ बाधित किया है जहां जहां बड़े धरने हो रहे हैं। इसलिए किया है कि पिछली बार सोशल मीडिया पर इतना कुछ आ गया था कि पूरे प्रदेश में अमन। ठीक है, वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह निशा चौधरी की बातचीत की अगर बात हो तो बातचीत के लिए तो दोनों पक्षों को आगे आना होगा, आपको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान डेमोक्रेटिक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से होता है। रोहित जी, लोकतंत्र की हम बहुत मान सम्मान करते हैं, न्यायालय का हम बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर लोकतंत्र का हम मान सम्मान नहीं करते तो आज पूरे 10 दिन से उस धरने पे, किसी भी एक धरने पे आप जा करके सिर्फ अपनी पूरी वीडियोग्राफी दिखाइए। 10-10 साल के बच्चे मैं बता रही हूँ, 80-80 साल के बुजुर्ग, और अभी जैसे शर्मा जी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में हर बिरादरी, 36 बिरादरी के लोग हर धरने पर आपको मिलेंगे, आप किसी भी और ये नहीं कि एक उस जाति का एक उस जाति का नहीं, ट्रॉली भर भर के गांव-गांव से हर बिरादरी के हमारे साथ आ गए लोग, क्योंकि उनको ये समझ आ गया। ये धन्यवाद है उस ईश्वर का कि हरियाणा प्रदेश की उस जनता को इतनी जल्दी समझ आ गई, इनकी फूट डालने की एक कूटनीति कि इतनी जल्दी समझ के वो एक हो गए, पर अब दोबारा उसको फाड़ने का काम कभी नहीं कर सकती सरकार। ये हमारा चैलेंज है, हम इसीलिए बैठे हैं कि 36 बिरादरी के साथ न्याय हो, उन बच्चों को न्याय मिले। अगर सरकार ऐसा चाहती है तो हम तो रोड पे बैठे हैं, आप उसको कर दीजिए, अपनी मांगों को पूरा कीजिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। वादा किया अखबारों में नौकरी देंगे, लेकिन वहां दे दी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, फिर अगले दिन अखबार में चला दिया कि ये नौकरी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। क्या निशा जी ने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था, और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां वो तो बहुत ज्यादा विश्वास करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। क्या लगता है कि ये यूपी के चुनावों के लोकतंत्र का डर सता रहा था? क्योंकि दिल्ली में भी एक बैठक हो रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मुलाकात की आज दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा पेच है पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वो पहली बार जो 11 तारीख के जो चुनाव होने फर्स्ट फेज के यूपी में, वो इसी क्षेत्र के हैं। मैं समझता हूं कि जाट आंदोलन से वोट प्रतिशत कुछ वहां पर प्रभावित हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस चीज से बचने के लिए सरकार के हाथ पांव, केंद्र सरकार के भी फूले हुए हैं इस वक्त, और ये जो मौका है, मैं समझता हूं कि जो रणनीति अपनाई गई, जाट बिरादरी ने भी बहुत सोच समझ कर अपनाई कि ये मौका इससे बढ़िया मौका नहीं होगा, कि नहीं तो ये 1 महीना पहले भी हो सकता था, 2 महीने बाद भी हो सकता था। तो ये जो रणनीति उन्होंने अपनाई है बहुत ठीक बनाई है। पर ये बात खास ये है कि अगर इस वक्त भी इनको इंसाफ नहीं मिला तो मिलना तो चाहिए, पर दूसरी बिरादरी के हितों का भी साथ साथ सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। और शायद यही बड़ा पेच फंसा। बिल्कुल सुभाष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, निशा चौधरी आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बड़ी बहस जारी है इस ब्रेक के बाद भी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम मेहमान बड़ी बहस में हमारे साथ मौजूद है रण सिंह मान साहब, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, प्रवीण अत्रे आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता, जवाहर यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इसके अलावा हमारे साथ निशा चौधरी जाट नेता दिल्ली से जुड़ी हैं, और सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जवाहर यादव साहब, अभी ब्रेक से पहले आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, तो बड़ा सवाल ये निशा चौधरी का ये कहना है, और बड़ी बात ये कि जो बातचीत के टेबल पर बैठने के लिए जो विश्वास दोनों पक्षों में होना चाहिए था, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। सुभाष जी का भी ये कहना है, ये भी एक बड़ी वजह है कि ये स्थितियां लगातार खींचता जा रहा है पूरा मामला। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि हरियाणा के जाटों से कुछ चीजें छुपाई जा रही है, और वो जानबूझकर छुपाई जा रही है। जैसे कि जो जेलों में बंद के आंकड़े हैं, कहा जाता है कि सैकड़े लोग बंद है। अगर सब लोग अपनी जमानत ले ले तो कुल 11 संख्या बचेगी, जिनके ऊपर अन्य आपराधिक मामले हैं, जैसे लूटपाट के, हत्या के, इस तरह के मामले हैं जिसमें कोर्ट ने करना है। और फिर निशा जी ने कहा कि हम सब लोग न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर वो भी गुनाहगार नहीं होंगे माननीय न्यायालय उनको छोड़ देगा। दूसरा, 18 जून को जाट आरक्षण संघर्ष समिति और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों की आपस में बातचीत हुई, उसमें अनेकों एजेंडे तय हुए, और उसमें दूसरा नंबर का जो एजेंडा था, जहां दोनों में सहमति बनी, वहां यह बनी कि जो लोग निर्दोष है, अगर वो जेलों में बंद है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। किसी भी जाट प्रतिनिधि का भी यह कहना था कि जो उपद्रवी है, जो दोषी है, जिन्होंने कहीं आगजनी की है, लूटपाट की है, किसी का जीवन खतरे में डाला है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोग भी ये कहते हैं कि वो जाट नहीं है, क्योंकि वो उपद्रवी है, और उपद्रवी कोई हो सकता है, उसकी जाति नहीं होती। अगर कहीं उपद्रवी कोई बंद है और आपने अपनी मीटिंग में दूसरे नंबर के एजेंडे में दोनों ने संयुक्त रूप से यह माना है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको बाहर करना है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, अगर इनको लगता है कि यह व्यक्ति निर्दोष और गलती से बंद है, उसके तथ्य उपलब्ध करा दीजिए, सरकार आपको वो तथ्य दे देगी जिसके आधार पर वो कहीं ना कहीं गुनाह में निशा जी कुछ कहना चाह रही है, जवाहर जी तो आप बातचीत कर लीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं। दूसरा एक और है, बताइए, उसके अलावा मुआवजे का विषय था, बात करते हैं, क्या मुआवजा मिला या नहीं मिला? आपने कहा कि आप ये बताएंगे कि मुआवजा मिला या नहीं मिला? तो आपकी पार्टी में है जिसने ऐसे भाषण दिए हैं हरियाणा। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। निशा जी सुन लीजिए आप एक बात, निशा जी जब मैं बोलता हूँ आप मतलब ये अब भी नहीं चाहते कि हरियाणा के लोगों को, मेरी बात हरियाणा के लोगों को ठीक से पहुंचे। आपकी तो निशा जी भी ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, मैं आपको रिकॉर्ड पे चीजें बता रहा हूं। क्या मुआवजा मिला या नहीं मिला, मुझे आप हाँ ना में बताएंगे? जी हाँ, मुआवजा मिला, लेकिन क्या बच्चों को बाल किया गया? दूसरी बात, अगर आप उपद्रव की बात करते हैं, जवाहर जी मुझे ये बताइए। अब मेरी बात सेकंड उत्तर दे दीजिए, क्या आपके एजेंडे में ये था या नहीं था कि जो निर्दोष लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए? कहा कि आपने निर्दोष लोग हमारे एजेंडे में ये भी था या नहीं किया गया था? हमारे एजेंडे में ये भी था कि आपकी ही पार्टी के एक मंत्री बार इस प्रदेश की जनता को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आप लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर आप विषय को भटका रहे हैं। जवाहर जी प्लीज, निशा जी आप नहीं चाह रहे हरियाणा के लोगों को सही जानकारी मिले, बचाने के लिए सुनना नहीं चाहते। दूसरा, आपने ये कहा, देखिए रोहित जी, अगर ये ऐसे बीच में बोलेंगे तो डिबेट कैसे होगी? रोहित जी अगर ये ऐसे बीच में बाधित करेंगे, जब ये बोलती है मैं चुपचाप इनको सुनता हूँ। सुनाइए, मैं आपके इकट्ठे जवाब दे जवाहर जी आज के विषय पर रहिए। जाट प्रतिनिधियों ने जी जाट प्रतिनिधियों ने हवा सिंह सागवान जी, बाकी अन्य जितनी खापे हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये मामला माननीय न्यायालय में है। हमने जिसको वकील को चाहा, हरियाणा सरकार ने वो वकील जाट संस्थाओं को उपलब्ध करा दिया, उसका सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार दे रही है। जाट नेता खुद कह रहे हैं इसका निर्णय माननीय न्यायालय में होगा। यह हवा सिंह सागवान जी और बाकी नेताओं की स्टेटमेंट है। मेरा जाटों से निवेदन है, उनकी सारी मांगे सरकार ने मांग ली, परंतु उनको उन चेहरों को पहचानना होगा जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं,
जो इस सामाजिक मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, देती हूँ जवाब चाहे वो जवाहर कोई जी, आप 2 राजनीतिक मिनट पार्टी मुझे हो, दीजिए। रोहित जी, चाहे ठीक है, कोई आप सामाजिक बोलिए, नेता हो, रोहित जी मुझे ये टाइम हमें दीजिए। स्पष्ट करना होगा, अभी हमें जवाहर ध्यान में जी ने रखना कहा होगा। कि कुछ जहां तक कुछ नौकरी लोग का जाट विषय है, समाज को नौकरी के बारे में मिसगाइड भी कर ये रहे कहा हैं। गया था कि सुन योग्यता लीजिए के जवाहर जी, आप अनुसार मेरी नौकरी बात सुनिए। मिलेगी, जवाहर जी एक बात, रोहित जी मुझे टाइम योग्यता दीजिए। के आधार पर जवाहर नौकरी जी, मैं मिलेगी। आपकी जवाहर जी, बात अब का सुनिए, जवाब दे सुनिए, रही हूँ। आपकी बात सुन ली। मैं आपकी बात का जवाब आपने दे रही हूँ। योग्यता सवाल आपने इस्तेमाल नहीं आपने किया। कहा कुछ जाट नेता, कुछ खाप नेताओं ने कहा कि ये लोकतंत्र व्यवस्था में ये मामला न्यायालय में है। वो लोग कौन थे पहले मुझे बताइए? क्या उन्होंने कोई आंदोलन किया? क्या उन्होंने कोई मांग रखी? और अगर वो लोग जाट नेता है तो आज जो धरने पे 36 बिरादरी के लोग बैठे हुए हरियाणा प्रदेश में, तो फिर वो क्यों बैठे हैं? क्या शौक है उनको रोज अपने घर छोड़ के आने का? आपको इतनी भी शर्म नहीं है इस सरकार को कि जिस हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बहन बेटियों की इज्जत रखी जाती थी, आज वो सारी रोड पे बैठी हैं। शब्दों पर मुझे आप आपत्ति, कैसी आप बातें कर रहे डिबेट हैं? कीजिए। आप अपने मंत्री को कोई सजा नहीं दे रहे हैं। ठीक है निशा जी, प्रवीण अत्रे कुछ कहना चाह रहे बड़ी देर से। निशा चौधरी आपको रोक रहा हूं। प्रवीण अत्रे साहब, अपने सरकारी वो लोगों को बुलाते प्रवीण हैं, अत्रे साहब। उनको लड्डू खिलाते हैं और फिर भड़का देते हैं जनता को। देखिए रोहित, अभी जो चर्चा हो रही थी वो चर्चा थी सरकार की विश्वसनीयता की, और इसमें कतई कोई संदेह नहीं है पूरे प्रदेश को कि सरकार अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुकी है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। जब पिछड़ा आंदोलन चल रहा था, 18 फेब सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाती है जिसमें प्रतिपक्ष नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला भी मौजूद थे। वहां पे इस बात की चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हम जाटों को आरक्षण देंगे। तो आप जाइए प्रेस को बाहर जाके बोल दीजिए कि आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर हम बिल लाके रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन अब देखिए, मीटिंग से बाहर आके मुख्यमंत्री जी प्रेस को क्या कहते हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है, 31 मार्च तक रिपोर्ट दे देगी, उसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो यहां पे आके सरकार जो खेल खेलती है वो सरकार की विश्वसनीयता पे प्रश्न लगाती है। दूसरी बात, अभी जो बात आ रही थी रिजर्वेशन की, जवाहर जी ने जिक्र छेड़ा। जवाहर जी ने एक बात कही, मुझे हैरानी होती है रोहित। जवाहर जी एक चैनल पे मेरे साथ चर्चा में बैठे थे, मुझे आज भी याद, और मैंने जिक्र किया था जब बात आई कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि रिजर्वेशन को शेड्यूल 9 में डलवाइए। जवाहर जी ने वहां बोला कि हाँ हमने चिट्ठी लिख दी, लेकिन उसी चैनल पे दोबारा इनके दूसरे प्रवक्ता मेरे साथ बैठे। मैंने उनसे यह सवाल पूछा कि साहब आपने शेड्यूल 9 के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी? बोले साहब नहीं लिख सकते क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो समझिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीडिया में आके झूठ बोल के प्रदेश की जनता को भ्रमित करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है रोहित, जो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूं। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूं, प्रवक्ता ने माना कि हमने चिट्ठी नहीं लिखी और जवाहर जी ने यह माना था कि हमने लिख दी है। उत्तर दे देता हूं। एक तो देखिए, ये वो लोग हैं जिनको नहीं आपके बताइए, जो प्रवक्ता ने इस बात को कहा कि हमने नहीं लिखी है और आपने कहा हमने लिखी है, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं प्रदेश की जनता के सामने? क्यों विश्वसनीयता आपकी खतरे में है? उत्तर सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ये कह रहे हैं कि उस दिन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने एक कमेटी का गठन कर दिया। अब कमेटी का गठन किस लिए किया? क्योंकि उस रिपोर्ट के आधार पर रिजर्वेशन को मजबूती मिलनी थी। अरे साहब आप समझ नहीं रहे, मामले की संवेदनशीलता नहीं समझ रहे हैं। 18 फरवरी को अगर आप इस तरह की बात करते हैं, 23 फरवरी तक देखिए वही बात मुख्यमंत्री जी को 23 तारीख को माननी पड़ी। इन्होंने जानबूझ के प्रदेश को जलवाया। 18 से 23 तक प्रदेश जलवाने में इनका पूरा हाथ रहा है। चाहते नहीं है हरियाणा के लोग सच सुने। तो सच तो बता रहा हूं। आप 18 को कह सकते हैं, वही बात आपको 23 को बोलनी पड़ी। जब ये बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। आईएनएलडी की आदत है कि अरे आईएनएलडी आपकी सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने रखती है। आप बोल चुके हम आपकी जनता सच्चाई लेके आते हैं जनता के सामने, यही आपको परेशानी है। आपकी सामंतवादी व्यवस्था बदल गई है। सामंतवादी तो आप है जो वायदे करके मुकर जाते हैं और फिर गोलियां चलाते हैं, बोलने नहीं देंगे, प्रदेश को जलाते हैं। आपसे बड़ा सामंतवादी कौन है? चलिए बात करने में आप दोनों लोग को रोक रहा हूं। छोटा सा रिएक्शन, आप दोनों लोग को रोक रहा हूं। मेरा एक सवाल, एक बड़ा सवाल आपसे सुभाष शर्मा जी, उसके बाद मान साहब आपके पास करो। जवाहर जी आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट आऊंगा आपके पास। लोगों के बीच सुभाष शर्मा जी, बड़ा जानबूझकर उसमें बाधा डालते हैं। सरकार ने अगर लोगों के सामने आता है, तब से लेकर आपका चरित्र मैंने अभी बताया ना किस तरह से आप झूठ बोलते हो। एक तरफ काम करता है, दूसरा कुछ और बोलता है। आरक्षण नहीं मिल सकता था। जिस तरह अगर उस कमेटी का गठन नहीं होता तो आरक्षण नहीं मिल सकता था, क्योंकि इन्होंने कई बार वो सलाह ठीक भी होते थे, प्रधानमंत्री रहे तब इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया।
जब ये मुख्यमंत्री रहे जवाहर तभी जी, उन्होंने आपकी जानकारी के लिए गुरनाम कुछ सिंह नहीं आयोग किया। जननायक चौधरी कुछ देवीलाल जी ने नहीं बनाया किया। था। आपकी जानकारी के लिए कुछ बता दूं, नहीं ज्ञान किया। पूरा अपना ज्ञान केवल सही इस कीजिए। बिरादरी का आप दुरुपयोग अपना किया। ज्ञान सही कीजिए, केवल इस झूठ बिरादरी मत का बोलिए। कमेटी क्यों बनाई? अरे तो फिर आपने कमेटी क्यों क्यों बोला बनाई? कि हमने ये चिट्ठी देखो लिखी? विधानसभा में आप जो बात बोल अरे रहे हैं, जो आपका चीज मुझे प्रवक्ता कह उससे रहे मुकर रहा है हैं कि नहीं लिखी जो हमने? चीज आप मुझे कह रहे हैं कमेटी क्यों बनाई दे देते विधानसभा में। अरे तो आपने अभी कहा था, कहते हम तैयार कमेटी हैं। क्यों? अमित शाह जी ने अरे माना, सर कमेटी क्यों प्रधानमंत्री बनाई? ने माना, विधानसभा में मुख्यमंत्री दे ने देते माना, हैं। उसके बावजूद आपने कमेटी क्यों क्यों नहीं बनाई? बोला? अभी मुझे कहते हैं एक मिनट, कमेटी एक मिनट, बनाई इनको बोलने और फिर दीजिए। बता रहे हैं हमने कमेटी बनाई। आपने विधानसभा में क्यों नहीं दिया? तो आपने 31 मार्च अरे की आपने डेट में क्यों विधानसभा रखी में थी? क्यों नहीं आपने दिया? उसी वक्त आप बोल देते कि आप विधानसभा देश के सत्र में हम प्रधानमंत्री लेके रह लिए आएंगे। तब कुछ आपने नहीं प्रदेश कर पाए। जलवा के भी वही बात आप बोली। लंबे समय तक शासन किया हरियाणा में भाई तब आपने कुछ नहीं प्रदेश किया। को जलवाया क्योंकि आपकी साजिश थी। अरे पता आपने आप मेहमान- भाईचारा खत्म करना अरे चाहते थे। पता आपने ये नाम आपकी जलाया। साजिश थी। सारी दुनिया आपने जानती जो है बात आपने 18 नाम फरवरी जलाया। को आप कह सकते थे, सारी नहीं, आपने दुनिया 23 को जानती है बोली। आपने कंडेला जलाया। सारी अरे दुनिया तो जानती है कैप्टन- आपके समय में कैप्टन उद्धव भारत अभिमन्यु तो के कुछ और बोलते हैं। सारी कैप्टन दुनिया अभिमन्यु तो जानती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोल सारी रहे थे। दुनिया अब जानती समझ है में नहीं उद्धव आता वीर आप क्या? सच्चे हैं या कैप्टन सच्चे हैं। पूरी दुनिया भारतीय जानती है जनता कि पार्टी के आपने वित्त मंत्री झूठे, आप ऐसा हरियाणा को बोलिए यहाँ दो पे। दिन के चार पूरी दिन आप हरियाणा बोलिए जानता यहाँ है। के वित्त मंत्री सारा झूठे हैं। इंडस्ट्री क्यों भागे आप क्यों नहीं आपके बोल रहे सरकार यहाँ पे ये से? बात? सर आप आपकी जब सरकार से में दोनों बुला रहे हो तो सर बोलिए आपकी यहाँ पे। सरकार में क्यों भागे इंडस्ट्री वाले? जवाहर जी, आपने आपकी अपनी सरकार में सरकार क्यों में भागे? क्यों लिया? सरकार और के आपने दौरान नहीं कमेटी है। क्यों बनाई? आपको इस बात का पता है। आपने कमेटी अभी क्यों तक एक बनाई? उद्योग आप लेके नहीं आ सके। आपने और कमेटी क्यों मारुति बनाई? जैसा बिल्कुल, होंडा मैं जैसा अपने उद्योग प्यार मुझे से हमने कहते हैं कि इन्होंने दोनों कमेटी बना के बात गलत करो, किया आप और कहते जी देवीलाल जी ने कमेटी बना दी। अरे गुरुनाम सिंह बहस आयोग का बना था मतलब भाई, क्या आपको है? पता कुछ इनकी है? कमेटी ठीक अपना ज्ञान रहेगी। पूरा कीजिए पहले अरे तो। इनकी कमेटी आप ठीक इंडस्ट्री रहेगी। की बात करते हो। राजनीति इंडस्ट्री चाहती आने की नहीं है सरकार हरियाणा से के बात कर रहे हो। लोगों एक को बड़ा सही उद्योग बात आप लोगों को समझाएं। बता दीजिए। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में ये हुआ कि साहब की कुछ लोग हवा सिंह सांगवान साहब हमसे बात करने आए, यशपाल मलिक साहब बात करने नहीं आए कि ठीक है, जिस तरह से जो बात कही गई कि अलग अलग गुट हुए, ये बात भी कही जाने लगे जाटों के अलग अलग गुट हैं। लेकिन जब उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को ये लगा कि धरने तो शुरू हो गए, लोग तो आना शुरू हो गए, अब फिर से वही अधिकारी हैं और वो अधिकारी ये कह रहे हैं कि सब अब बातचीत के लिए लोग आए, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कई चीजें ईगो पर ले जाने वाली नहीं होती हैं। वो हवा सिंह सांगवान हो या यशपाल मलिक हो, सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए सब बराबर होने चाहिए, दोनों से बात करें। मसला ये है कि किस तरह से स्थिति को डिफ्यूज किया जाए। मसला ये नहीं है कि मैं आपसे बात करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर अधिकारियों की भी गलती है, जो बड़े अधिकारी हैं, कि उन्होंने इस तरह से इस पूरे मसले को देखा? देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि जाट बरादरी के आपसी वर्चस्व की भी लड़ाई है। ठीक। सारे अपने आप को बड़ा नेता घोषित करना चाहते हैं, कोई सरकार के पास जा रहा है, कोई सरकार के खिलाफ जा रहा है। तो कम से कम अगर इन्होंने इस मुद्दे को उठाना था तो एकजुट हो जाना चाहिए था, सबसे बड़ी बात ये। और रही बात दूसरी की जो अब ये बातें आ रही हैं, जो आज ही चर्चा में आई हैं कि पंजाब से भी जाट आ रहे हैं समर्थन के लिए, दिल्ली की सीमाएं भी सील की जाएंगी, तो इस तरह की मैं समझता हूं कि जो लोकतंत्र व्यवस्था की बात करें तो ये शर्त रखी जा रही है पहले कि नहीं जी, पहले आप ऐसे करो फिर हम मान। इस शर्त का मतलब तो ये हो गया कि आपकी बात पहले मान ली ठीक जाए। है सुभाष जी, मैं आपको रोकूंगा, वक्त कम है। रण सिंह मान साहब, क्या कहना आपका आखिर में, क्योंकि आपने बहुत सुना आज सब लोगों को। मसले पे सरकार, हाँ बिल्कुल, इस पूरे मसले पे सरकार जो है वो कोई स्पष्ट राय नहीं बनी, चाहे आप शुरू से लगा लो इस मसले को। यदि आप बहुत पहले उस पे जाएंगे तो ये चीज हो जाएगी इसी चैनल पे बहस पे, और खुद जवाहर जी मौजूद थे जब मुआवजे की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम केवल निर्दोष को मुआवजा देंगे और बाकी लोग जो हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और हमारी तरफ से ये कहा गया, यानी मैंने खुद ने कहा कि ये हरियाणा है, आप यहाँ की जनता की जो भावना है, जो लोगों का चरित्र है उसको समझते हो, आप मना करोगे तो लोग करेंगे और देंगे। तो इसलिए स्थिति होनी, क्योंकि जो लोग मरे हैं वो परिस्थितियां जो थी उसके शिकार हुए हैं, कोई चाव से मरने नहीं गया। तो आप ये पिक एंड चूज मत कीजिए, आप सबको एक समान रूप से मानिए, क्योंकि अब तक जितने भी जन आंदोलन हुए और इस तरह की कैजुअलिटी हुई तो सरकार ने कभी ये भेदभाव नहीं। ठीक है मान साहब आपको रोकूंगा माफी के साथ। रखेंगे इसमें तो ये एक सेकंड में पूरा कर। मैं खुद एक उसके ऊपर धरने पे गया। ये ठीक है कि लोकतंत्र में सबसे जो एक व्यवस्था है वो बातचीत है, बातचीत से ही कोई नतीजा निकलता है। तो लेकिन उसके लिए माहौल, जहां मैं खुद धरने के ऊपर गया, जो लोगों की मानसिकता थी, सोच थी, वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के
मुंह में राम जो है बगल में छुरी वाली बात है, वो कोई किसी बात पर टिकती नहीं है और न मतलब हर बार बात को गोल कर देती है, नतीजे पर नहीं पूछती। तो इसलिए कैसे विश्वास कर लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब ये कमेटी बना दी, अब इस कमेटी की जाएगी कैबिनेट में, फिर ये एक बना देंगे एक पॉलिटिकल कमेटी। तो या तो आप ये कह दो कि ये कमेटी जो बन गई ये निर्णायक होगी, ये जो फैसला देगी वो सरकार को मान्य होगा। ठीक है मान साहब माफी के साथ रोकना पड़ेगा, आपको वक्त कम है। कोई बात चाहे सच हो, मैं उत्तर देना चाहूंगा। इस मौके पे कहनी चाहिए, ये कहना आज के इस मौके पे उचित नहीं लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा शर्मा जी कि हरियाणा के लोगों ने अमुक जाति का मुख्यमंत्री है वो इतने दिन उनको बर्दाश्त किया। ये बात इस मोड़ पे, इस बहस के इस मोड़ पे और आज जो हरियाणा का माहौल है उन परिस्थितियों में आपको ऐसी बात नहीं। ठीक है मान साहब मैं उत्तर देना चाहता हूं आपको। निशा चौधरी बड़े संक्षेप में, बातचीत तो आपको करनी चाहिए, आप बातचीत के लिए तैयार हैं? मैं इसका जवाब बातचीत के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार है। रोहित जी सुन लीजिए पहले बातचीत की बात। अभी जवाहर यादव जी ने कहा कि हमारे पास इन्हीं के जाट नेता आते हैं, कभी कहते हैं वो गुट ये गुट। मैं कहती हूँ गुट तो इनके अपनी सरकार में है, जहां लोकतंत्र में सरकार का सबसे ज्यादा यूनिटी होनी चाहिए। इनके मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम ये कर देंगे, इनका दूसरा मंत्री आता है कि सरकार पे दबाव है, नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी जो चीज के लिए कह चुके हम आरक्षण देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देना चाहती है। वक्त कम है, माफी के साथ क्या आप बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं? लेकिन बंद कमरे में नहीं रोहित जी, बंद कमरे में नहीं। 19 धरनों में से किसी पे भी आप वीडियोग्राफी कराइए, क्योंकि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। ये पता लगा बंद कमरे के बाहर आकर के कुछ और बयान दे देंगे। ठीक है निशा चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देश को जलाने का चर्चा में शामिल होने के लिए। सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रण सिंह मान साहब आपका शुक्रिया, जवाहर यादव साहब आपका भी शुक्रिया और प्रवीण अत्रे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।